प्रश्न है उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। तो यहां बॉक्स कह रहा है। बॉक्स किस तरह का होता है? घन भी होता है और घनाभ भी होता है, क्यूब या क्यूबाइड भी होता है। तो यहां देखिए बॉक्स कह रहा है प्रत्येक कोर 3 मीटर कह रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? घन है। क्या है? घन है। और आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 मीटर है तो हमारा हो जाएगा 3 × 3 × 3 यानी 3 का घन या भुजा का घन। तो ये हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27 घन मीटर। 27 घन मीटर क्या है? घन मीटर। घन मीटर। और घन मीटर को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो यहां आंसर हमारा क्या हो गया? बी, 27 घन मीटर यानी क्यूब फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो ये हो गया उस बॉक्स का आयतन क्या है। यहां आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन और घनाभ का क्या था? LVH। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां चूंकि घन की बात कर रहा है, घन की बात कर नहीं रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ें और उसको समझें तब करें। दूसरा क्या है? 108 व 144 का लासा होगा। तो लासा यहां हमको निकालना है। लासा निकालने का क्या तरीका हमने बताया था? संख्याएं लिख लीजिए। 108 कामा 144, 2 से भाग दीजिए। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 7 14, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 3 से भाग दीजिए। 3 9 27 और 12 तिहाई 36, फिर 3 से भाग दीजिए। तो ये हो गया 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। यही हम गुणा कर लेंगे तो हमारा लासा मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4। क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 और 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 16 गुणे 27। ठीक, तो कितना आ जाएगा? ये 16 सत्ते 112 की 2 हासिल 11 आया। 16 दूनी 32, 11 43। ठीक, तो ये आप गुणा करेंगे तो लासा हमारा कितना आ गया? 432। ठीक, प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे समचतुर्भुज के विषय में जानकारी से ही संबंधित है। अगर हमें समचतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम इस सवाल को नहीं लगा सकते। तो चतुर्भुज, मेरा जो वीडियो है चतुर्भुज के बारे में, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें हमने समचतुर्भुज की विशेषताएं बतलाई है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में पहली चीज होती है कि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक, भुजाएं बराबर होती हैं तभी तो समचतुर्भुज कहा जाएगा ना। सम माने समान, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्या काटते हैं? विकर्ण जो है
विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक, समकोण पर काटते हैं। अब दूसरा, इनका कटान बिंदु मध्य बिंदु होता है, यानी एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम एक समचतुर्भुज अगर चित्र बनाएं, ठीक, समचतुर्भुज अगर हम चित्र बनाएं, ये तो आयत बन गया। ये देखिए समचतुर्भुज अगर चित्र बनना है ए बी सी डी, तो ये जो विकर्ण है AC और BD क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, यानी हमारा ये जो कोण होगा सभी 90 डिग्री का होगा। ठीक, चारों। और दूसरी चीज, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा बराबर है इसके, अर्थात अगर इसको हम O मान लें तो BO बराबर है OD के। ठीक है, बराबर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को। अब हम देखिए यहां क्या लगा सकते हैं, यहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे? देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है, एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर है बड़ा वाला। ठीक, दूसरा वाला कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये आधा काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ 8 और ये हुआ 8, और इधर ये हुआ 6 और ये हुआ 6, 6 दूनी 12। तो एक त्रिभुज अगर हम लें AOB, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या बताया है? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ आधार हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर और लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें AB यानी एक भुजा हमको क्या मिल जाएगी? AB का वर्ग बराबर होगा 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। यही तो है पाइथागोरस में। तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 36 और 64 का जोड़ कितना होता है? आपको पता है, 6 4 10, 6 3 9 1 10, ये हो गया 100। अब AB स्क्वायर बराबर 100, AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, और 10 दहम्मा 100 हमने बताया है ना। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? AB बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो समचतुर्भुज की, तो सभी भुजाएं कितना हो जाएंगी? 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। समचतुर्भुज के सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक, प्रश्न है 40 व्यक्ति, क्या है? 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? देखिए ये सीधा समानुपात, उल्टा समानुपात हमने बताया था समानुपात के चैप्टर में, तो उसी के आधार पर ये सवाल लगेगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूछा जाए उसे लास्ट में लिखते हैं, और यहां पूछा क्या जा रहा है? 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में? तो यहां दिन हम क्या करेंगे? लास्ट में लिख देंगे। ठीक, तो कह रहा है 40 व्यक्ति 200 किलोग्राम 30 दिन में, तो फिर यहां क्या हो गया? व्यक्ति, फिर क्या हो गया? किलोग्राम, यानी चावल की मात्रा, इग्रा। तो 40 व्यक्ति 200 किलोग्राम
कितने दिनों में? 30 दिनों में। फिर कह रहा कितने दिनों में, हमने मान लिया क्या? यक्स दिनों में। कितने किलोग्राम खाना है? 500 किलोग्राम अगर खाया जा रहा है। कितने लोग खा रहे हैं? 30 व्यक्ति खा रहे हैं। अब हम इसमें तीर लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले में जो तीर लगाते हैं उसको हम नीचे ऐसे लगा देते हैं। फिर देखिए 200 किलोग्राम 30 दिन चल रहा है। 200 किलोग्राम चावल है तो कितने दिन चल रहा है? 30 दिन। 500 किलोग्राम चावल 200 से ज्यादा है, 300 ज्यादा है, तो ये ज्यादा दिन चलेगा। तो ज्यादा चलेगा यानी ये क्या हो रहा है, दिन हमारा बढ़ रहा है और यहाँ चावल की मात्रा भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो अनुपात है हमारा सीधा है। क्या सीधा है? यह भी बढ़ रहा है और यह भी बढ़ रहा है। अब देखिए 40 व्यक्ति हैं तो 30 दिन लग रहा है और 30 व्यक्ति हैं तो दिन भाई और लगेगा। 30 व्यक्ति हैं तो और ज्यादा दिन चलेगा। तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, ये घट रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है। ठीक है, 40 व्यक्ति जब थे तो 30 दिन आपका चल रहा था। जब 30 व्यक्ति रहेंगे इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा दिन चलेगा। ये ज्यादा हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है, उल्टा समानुपात है, उल्टा अनुपात है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको हम सीधा लिख लेते हैं यक्स बटे 30 बराबर, अब जो तीर रहता है सिरा ऊपर होता है और पूंछ नीचे होती है, तो ये हो जाएगा 500 बटे 200 और गुणे ये हो जाएगा 40 बटे 30, 40 बटे 30। तो ये हम हल करिए, देखिए ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, इन दो जीरो से, ये जीरो कटा इससे, तो हमारा जो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, यानी हो गया यक्स बराबर हो गया, यक्स बराबर हो गया हमारा यहाँ ये यक्स बराबर 5 दूना 10 गुणे 30 और बटे 3। ठीक, बटे 3। अब ये हो गया 3 दहम्मा 30 और 10 दहम्मा 100। ठीक, क्या हो जाएगा 100, 10 दहम्मा 100 यानी 100 दिनों तक ये चलेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 दिनों तक ये चलेगा। उत्तर हमारा 100 दिन आ गया। इस प्रश्न को कई बार ध्यान से देखिए और इस तरह के कई प्रश्न कभी कभी हर बार लगभग आ जाते हैं, तो इसको आप करने में गलती ना करिएगा। सबसे ज्यादा यही उल्टा समानुपात जो है, विपरीत अनुपात जो है, इसी में आप गड़बड़ाते हैं। जैसे देखिए 40 व्यक्ति थे तो 30 दिन लग रहा था, व्यक्ति घटेंगे तो दिन बढ़ जाएगा। चूंकि ये जो है बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, अर्थात उल्टा समानुपात है। तो तीर लगा के हम इसको इस तरह से हल कर लेते हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहां हमको देखना क्या है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। क्या पूर्ण वर्ग, जैसे पूर्ण वर्ग क्या होता है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 4 है तो ये 4 पूर्ण वर्ग बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। 9 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 16 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है ना। तो जो जिसका हम वर्गमूल निकाल सके वह संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग।
तो यहां पर प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अगर मान लीजिए कि इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए यहां पर इसको करने के दो तरीके हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या 269, तो 269 ये पता हो कि इसके आसपास हमको पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, उससे हम अंतर कर लेंगे तब आ जाएगा। अन्यथा एक तरीका ये होता है कि इसका हम वर्गमूल निकालें और जो कमी समझ में आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम दोनों तरीका समझ लेते हैं। तो पहली चीज आप 269 के आसपास आप वर्ग आपने याद किया है 20 तक, तो 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। ठीक, तो 400 तो बहुत ज्यादा है ऑप्शन के हिसाब से। हमारा ऑप्शन भी देख लीजिए इसमें क्या क्या है। ठीक, तो ये 400 का देखिए 20 का वर्ग है, ये तो बहुत ज्यादा है, इस हिसाब से नहीं होगा। फिर देखिए 19 का कितना होता है, 19 का होता है 361, ये भी ज्यादा है इस हिसाब से। फिर देखिए 18 का 324, 17 का क्या होता है, 17 का 289। तो देखिए ये लगभग नजदीक ही है। तो कितने का अंतर है इसमें, देखने पे ही समझ में आ रहा है। 20 हम अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी डी है ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, हम सीधा सीधा वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जैसे 269 मैंने लिख लिया, फिर हमने दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाया। फिर देखिए कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया, ये एक एक दो हो गया, यहां एक आ गया, एक 6 9। अब देखिए अब यहां हम कितनी बार ले जाएंगे, जो हमने तरीका बताया है कैसे करते हैं उसको। अब देखिए 6 बार अगर हम ले जाएंगे, 6 यहां भी लिखेंगे, 6 यहां भी लिखेंगे, 6 यहां भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15। ठीक, तो बढ़ जाएगा। हमको यहां करना क्या है कि हमको जोड़ना है, घटाना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 बार ले जाएंगे। तो 7 बार जब हम ले जाएंगे तो 7 बार यहां लिखेंगे, 7 सत्ता 49 और 7 दूनी 14, 4 18, यानी यहां पर हमको 20 का डिफरेंस आ रहा है। यही 20 हम यहां जोड़ देंगे तो हमारा पूरी तरह से ये कट जाएगा और पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसको समझने का यही तरीका है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है, इसलिए ये मान के चलिए कि हमको 30 तक का स्क्वायर तो हर हाल में, 30 तक का वर्ग हमको हर हाल में याद होना ही चाहिए। हमने पिछली वीडियो में इसको डाल रखा है, उसको आप देखिए और उसको बार बार तैयार करिए। ठीक है, जैसे 15 का वर्ग हो गया 225, 16 का हो गया ना, 16 का हो गया 256 हो गया, 14 का हो गया, तो 14 का आपका कितना हो गया 196 हो गया, 13 का 169 हो गया। तो स्क्वायर आपको 30 तक हर हाल में तैयार होना चाहिए और क्यूब आपका 12 तक मिनिमम याद होना चाहिए। ठीक है, इससे इतने में आपका फंस जाएगा। तो ये मैं आपसे बार बार पूछूंगा, इसको आप तैयार रखिए। प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 है तो मासा ज्ञात करो। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि दो संख्याएं दी हैं, उनका लासा और मासा दिया है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
ये बराबर है लासा गुणे मासा। ठीक, तो यहां देखिए लासा दिया गया है और संख्याओं का अनुपात दिया गया है। तो जब अनुपात दिया गया है तो हमारी संख्याएं क्या हो गई? हमारी संख्याएं 6x हो गई और 11x हो गई। ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, और हमको मासा निकालना है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई? 6x, दूसरी संख्या क्या हो गई? 11x। ये बराबर है लासा कितना है? 462 गुणे मासा। ठीक, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा? मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर यानी महत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 6x गुणे 11x भागे 462। ठीक, 6x गुणे 11x बटे 462 बटे कितना हुआ? 462। ठीक, अब देखिए मासा हमारा 6x और 11x में क्या होगा? x ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हुआ कितना? भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, 11 दूना 22, और ये कटा 6 सते 42। तो x बराबर, x गुणे x कितना हुआ? x स्क्वायर बटे 7। एक x यहां से कट जाएगा, बचा x, यानी हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर 7। यही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा मासा हो जाएगा।